सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, उम्मीदें उस कार से जोड़ेंगे, घर उसको लाएंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ही ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से अगर आपका बजट सिर्फ़ और सिर्फ 5-6 लाख रुपए है, आप एक एंट्री लेवल की कार चाहते हो जो माइलेज भी दे, सस्ती भी चले और हर चीज़ उसमें बहुत अच्छी हो, तो ऐसी कार आज आपके लिए लेकर आए हैं। इसका बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करेंगे, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, ताकि आपको सब कुछ पता लग जाए। तो सारी बातों के लिए चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं जसबीर जी का। जसबीर जी कैसे हो आप? बहुत शुक्रिया पारस भाई, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया। मैं सर का इंट्रोडक्शन देता हूँ। सर का नाम जसबीर है, सोनीपत से हैं। हमारे को इन्होंने अपनी Hyundai वेन्यू जो फेसलिफ्ट नहीं आई है उसका इतना अच्छा और डिटेल्ड रिव्यू दिया था। उसके बाद सर ने एक सेकेंडरी कार भी ले ली, टाटा टियागो। तो मैंने कहा सर एक बार और आना बनता है। सर ने टाइम दे दिया, उसके लिए धन्यवाद और नई गाड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू पारस भाई, आपका बहुत शुक्रिया और एक बार और शुक्रिया कि आप दोबारा से सोनीपत आए। सही बात है जी। सर पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है, वेन्यू अच्छी खासी आपके पास थी जी, उसके बाद इंस्टेंटली आपने टाटा टियागो प्लान कर ली जी, और टाटा टियागो भी प्लान करनी थी तो वैगनार, सिलेरियो, एंट्री लेवल पे तो इतनी गाड़ियां जिसकी कोई हद नहीं। एस्प्रेसो, मारुति किंग है एंट्री लेवल की कारों का, और Hyundai भी, i10, ग्रैंड नियोस, टाटा की पंच भी बहुत सारी है। आपने टाटा टियागो को ही क्यों चूज किया, पहले ये जानना है जी। पारस भाई इसका रीज़न ये है कि मैं एक सेकेंडरी कार जो घर में रखी रहे इमरजेंसी में, जब मैं बाहर हूँ तो फैमिली को मतलब कि उस समय ज़रूरत पड़े तो उसकी तलाश में था, और मैं निकला था कोई सेकेंड हैंड गाड़ी लेने के लिए। जैसे ही मैं 3.5 का बजट मैंने टच किया तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा यार तू 3.5 के बजट में पुरानी गाड़ी ले रहा है, तो कोई देख ले, कोई नई गाड़ी मिल जाए, क्या पता। उस वक्त तक नई गाड़ी के बारे में सोचा नहीं था। ठीक है। तो फिर मैंने सर्च करना शुरू करा कि जो मिनिमम बजट के अंदर नई गाड़ी, मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी कि उसके अंदर CNG मिल जाए, CNG हो, कंपनी फिटेड हो। तो जब मैंने सर्च करना शुरू करा तो 2-3 ऑप्शन निकल के आए, और जो सबसे पहला ऑप्शन था वो यही था। मैं आपको बताऊंगा कितने में ये मेरी डील बनी तो आप खुश हो जाओगे। जब 3.5 वहाँ लगा रहा था और मुझे जो वेरिएंट मिल रहा था 2018, 17, 16 ये वेरिएंट मिल रहे थे कंपनी फिटेड CNG गाड़ी होगी। हाँ, और अभी हम चल रहे हैं 26 के अंदर, तो ऑलमोस्ट कितने साल वो चली हुई गाड़ियाँ थी। तो फिर जब मैं टाटा में मैंने बात करी तो ये टाटा टियागो XE बेस वेरिएंट कंपनी फिटेड CNG, ये उस समय ऑन रोड कॉस्ट कर रहा था 610, 615 का। ठीक है। लेकिन डील जब हम बनाने पे आए तो मैं इसको 5,77,000 पे लेके आया ऑन रोड। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि इसकी जो पेट्रोल वेरिएंट का दाम होता है ना, उसमें आप CNG वेरिएंट ले आए। बिल्कुल बिल्कुल। ये है टाटा टियागो का बेस मॉडल CNG। माइलेज भी अच्छी देगा, कितनी देगा कितनी नहीं जानेंगे। और सर ने जो स्टोरी बताई वो आपकी मेरी हर किसी की स्टोरी है जी, कि सेकंड हैंड पे जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, स्किप इट, जाओ नई लाओ, हैसल फ्री रहो 5-10 साल, कोई 15 साल नहीं, 15 साल रहो और 5-10 साल तो बिल्कुल ही हैसल फ्री, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब दिक्कत ही नहीं आएगी। तो आपने इसका बेस वेरिएंट ले लिया 5,80,000 रुपए में, 77,000 में। CNG ना लेते, पेट्रोल लेते तो कितने का होता? मुझे लग रहा है लगभग 80,000, 90,000 और सस्ता पड़ जाता। 5 लाख रुपए का आ जाता है अप्रोक्स, अंडर 5 लाख उसके आसपास, है ना। और ये कार आप देखोगे ना टाटा की है तो कहीं ना कहीं सेफ भी है। बिल्कुल। इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और कितने स्टार है इन जनरल? ये 4 स्टार रेटिंग कार है। बिल्ड क्वालिटी तो आपको पता है, टाटा की बिल्ड क्वालिटी तो नाम से ही आप और ये 4 स्टार इसलिए है क्योंकि इसमें एयरबैग 2 है। 2 एयरबैग है, यस। अगर 6 होते तो 5 ही होती। 100%। मतलब बिल्ड क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी रेटिंग 4 स्टार है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब दोनों डिफरेंट चीज होती हैं। एयरबैग 2 है, आने वाले अपडेट्स में 6 ही आएंगे। इसमें भी जब हर में आ ही गया, गवर्नमेंट की तरफ से भी नॉर्म्स आते जा रहे हैं, लेकिन बेस वेरिएंट में तो मिलता ही कुछ नहीं पाजी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मिलता कुछ नहीं है। और इसी वास्ते मैंने इसको पहले 2000 किलोमीटर, बिल्कुल जैसे मुझे डिलीवरी मिली थी, कुछ भी नहीं था, मैंने ऐसे इसको चलाया। उसकी वजह थी क्योंकि उस 2000 किलोमीटर में मैंने जाना कि मुझे किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आने वाली है।
तो जो 2000 किलोमीटर में मैंने जिसको फील किया हाँ। कि ये मुझे चाहिए, फिर मैंने उन्हीं का ही परसों मैं काम करा के आया हूँ। अच्छा, परसों काम करा गए हैं, परसों ही बात हुई थी, पाजी करोल बाग गए हुए थे। जी जी। और इनकी अच्छी बात पता है क्या होता है, पूरी रिसर्च होती है सर की। वेन्यू का टॉप मॉडल लिया, उसमें क्या क्या चाहिए था, ऐसा वेरिएंट सर ने लिया जो मेरे को पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट करता है। हाँ जी। सर ने उस तरीके से लिया। लेकिन पहले मैं सबको बता दूं कि कुछ भी नहीं मिलता, ना सेंटर लॉकिंग है इसमें, नहीं। ना पावर विंडो है इसमें, नहीं। ना म्यूजिक सिस्टम है इसमें, नहीं, कुछ इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ी, इंजन, 14 इंच के टायर और पीछे सीएनजी का एक बूट स्पेस मिलता है। बस। इसके अलावा इस कार में आपको कुछ भी नहीं मिलता। मतलब ये लगा लो सब कुछ बाहर से कराना पड़ता है। लेकिन भाई जी सिर्फ और सिर्फ 5,80,000 में सीएनजी कार भी तो आ गई। ड्यूअल सिलेंडर है तो ऊपर बूट स्पेस भी बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैनेजेबल है। तो आपने फिर इसमें अब क्या क्या काम जरूरी समझा कराना 2000 किलोमीटर चलाने के बाद? सर मुझे सबसे पहले तो वही म्यूजिक सिस्टम लगवा दिया आपने इसमें। मैंने टच स्क्रीन, हाँ, एंड्रॉयड का ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम लगवाया है। ठीक है सर। ठीक है, उसके साथ में अपना 4 स्पीकर हो गए, म्यूजिक सिस्टम हो गया, 4 स्पीकर हो गए, आपने ये लगवा दिया। और उसके बाद मैंने फ्लोरिंग कराई है। अच्छा, फ्लोरिंग करा दी ताकि कार में कोई गंदगी ना हो। हाँ, मैट हो गए हैं, मैट लगवा दिए। और उसके बाद ये कंट्रोल हो गए स्टीयरिंग पे। अच्छा, स्टीयरिंग पे कंट्रोल बाद में लगे हैं? हाँ, ये अभी लगवा के आया हूँ। तो ये क्रूज कंट्रोल भी स्टार्ट नहीं, ये काम नहीं करता। अच्छा, उधर वाले ही काम। तो ये स्टीयरिंग तो चेंज नहीं हुआ ना? नहीं, स्टीयरिंग चेंज नहीं, बस ये 2 कंट्रोल लग गए। हाँ जी, कंट्रोल लग गए। स्टीयरिंग इसमें डिजिटल वाला ही है। हाँ, जो कंपनी से आया है वही है। और क्या कराया सर आपने? उसके बाद काफी चीजें हैं। एक रियर पार्किंग कैमरा भी लगवाया है। हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें रियर पार्किंग कैमरा भी लगवा दिया, म्यूजिक सिस्टम भी लगवा दिया, स्पीकर भी लगवा दिए, सेंटर लॉकिंग लगवा दी। ये देखो सेंटर लॉकिंग रिमोट वाली लगवा दी। तो ये, और इसके अलावा मड फ्लैप हो गए हैं नीचे। मड फ्लैप हो गए, ठीक है। एलईडी तो नहीं, बल्ब तो नहीं चेंज कराया? नहीं, बल्ब नहीं, सिर्फ फॉग लैंप लगवाएंगे। और फॉग लैंप लगवा दिए, हॉर्न भी रो रन है जो कंपनी से मिला। ये आपके साइड में अपना क्या बोलते हैं इनको, डोर वाइजर लगवा दिया। ठीक है, क्रोम ब्लैक हैंडल थे, क्रोम चढ़वा दिया इन पे। हाँ, ताकि बेस वेरिएंट की थोड़ी अपग्रेड हो जाए। हाँ, ये मोल्डिंग होगी साइड वाली। ठीक है, ये आपने शार्क फिन एंटीना और अपना व्हील कैप। देखो, ये इच्छा की बात होती है, आप कितना भी खर्चा करो। ये सारा कितने रुपए में हो गया सर? इसका जो बजट उन्होंने बनाया था, एक ने 37,000 बनाया था, दूसरे ने 35,000 बनाया था। ठीक है, लेकिन इसको मैं राउंड फिगर लेके आया 30,000 पे। 30,000 रुपए में कार में कोई कमी नहीं रही जी। सिस्टम लग गया, म्यूजिक सिस्टम, सेंटर लॉकिंग लग गई, जो सबसे जरूरी चीजें होती है। इसके ORVM आपको खुद एडजस्ट करने पड़ेंगे, तो ये बदलवा लेते हैं ना? नहीं सर, मैंने इसलिए नहीं बदलवाए। जैसे मैंने आपको बताया, 2000 किलोमीटर चलाने पे मैंने शायद 2-3 बारी से ज्यादा इनको टच भी नहीं किया होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार सेट हो गए हैं जहाँ पे, हो गए, छेड़ना ही नहीं। तो और वैसे कितने के लगते? दूसरा, हाँ, अब कॉस्ट पे आ जाओ। रिफर्बिश्ड अगर आप लेते तो 7,500 के, जो कि यूज्ड में है। यूज्ड किसी इंश्योरेंस वाली कार के, एक्सीडेंटल कार के होते तो वो 7,500। लेकिन अगर आप टाटा जेन्युइन में जाओगे, डिब्बा पैक ओरिजिनल, तो सर 15,000 के थे। अब बताइए मुझे बदलवाने चाहिए? फिर तो रहने दो, हाथ ही चला लेंगे हम तो। ठीक है ना, और टच नहीं करने कभी। और पावर विंडो भी लगवाई नहीं आपने? पावर विंडो सर मैंने इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि इसी 2000 किलोमीटर के दौरान मेरा ज्यादा ग्लास नीचे करने का समय आया नहीं। मैंने बहुत कम ही यूज किया, और मैं करवा भी लेता, लेकिन वर्थ नहीं थी, क्योंकि चारों पावर विंडो जो है ना, वो लगाने में 11,000 रुपये मांग रहे थे। 11,000 पावर विंडो के लग रहे थे किसी ने करानी हो, और 15,000 ORVM के लग रहे थे। सर ने नहीं कराया, वेरी गुड। और सर ने मेरे हिसाब से ज्यादातर सिंगल ही चलना है, सिंगल चला। और एक और वजह थी, मैंने जो ये म्यूजिक सिस्टम लगवाया एंड्रॉइड का, ये जापानीज ब्रांड है, जापान का, उसका लगवाया। अच्छा। जिसकी मुझे कॉस्ट करी 13,000 रुपये, उन्होंने जब अपना वो बनाया था ना समरी। लेकिन अगर मैं इसको चाइनीज लोकल करवाता तो ये मुझे लगभग 5,500-6,500 का मिल रहा था। लेकिन तो ये 13 में गया भाई, लैग नहीं आएगा, हैंग नहीं होगा, स्मूथ चलेगा। अगर मैं वो लगवा लेता तो मैं 2-3 हज़ार रुपये और डाल के, क्योंकि 7,000 रुपये मुझे वहां से बच जाते, 3,000 और डाल के फिर मैं पावर विंडो लगवा देता, यानी कि 33,000 में मेरी पावर विंडो तो हो जाती, लेकिन सिस्टम हल्का हो जाता। ना, आपने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। 6,10,000 में अब ये कार कंप्लीट है। राइट, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताओ, CNG कार है? हाँ जी। ठीक है, CNG में ना, ये एक तो मैं स्टार्ट करता हूँ जी। एक इस कार की खास बात ये है कि ये सीधा CNG पे स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इस पे मारुति गाड़ियां पहले पेट्रोल पे होगी, वो CNG पे, सीधा CNG पे स्टार्ट होगी, पेट्रोल हो या ना हो जी। CNG में ये दिखा दूं कि ऊपर इसमें CNG दिखाता है और नीचे इसमें पेट्रोल दिखाता है,
और अगर बात करें यहाँ से कन्वर्ट हो जाती है पेट्रोल पे और सीएनजी पे, एक छोटा सा बटन है यहीं से हो जाती है। तो सर आप ये बताओ जी, इसका इंजन सीएनजी पे शोर मचाता है या कैबिन के अंदर शोर नहीं आता? सर अगर हम कंपेयर करें ना हुंडई की गाड़ियों से, मारुति की गाड़ियों से, तो थोड़ा सा तो हल्का सा नॉइसेबल है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। मतलब रिफाइनमेंट एज कंपेयर टू देम उनसे थोड़ी कम है जी, ये आप कह सकते हो, है ना? हाँ जी, हाँ जी। मैंने ये इसलिए खोला कि बाहर की सेंटर लॉकिंग लॉक हो जाती है। लॉक हो जाती है, हो जाती है ना? हाँ हो जाती है। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना पड़ता है, आदतें पड़ जाती है। सबको फटाफट हुड के नीचे दिखा देता हूँ, पर मेरे को क्यों लग रहा है कि इसकी रिफाइनमेंट पे काम हुआ है? काम हुआ है ना? जो पहले जितना होता था शोर मचाती थी अब उतना नहीं है। नहीं, बस हल्का सा ही दिखाना है सर। बड़े तरीके से इंजन यहाँ पे प्यारे तरीके से सेट है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि एनोइंग हो। प्लस सीरियसली बता रहा हूँ दिल से, मैं बड़ी कम बात बोलता हूँ ये जी, इस इंजन की रिफाइनमेंट में और एनवीएच लेवल पे मुझे इंप्रूवमेंट लग रही है। इतना शोर नहीं आ रहा जितना आता था पहले ज़्यादा था। ये आपकी कार अलग बनाई है उन्होंने? नहीं सर, सभी कार ऐसी आ रही है। और यहाँ पे देखो यार, इंसुलेशन दे रखी है, इंसुलेशन दे रखी है। कम बजट की कार में भी इंसुलेशन दे दी जी। सीरियसली मेरे को इंप्रूवमेंट लगी इसकी रिफाइनमेंट में। लेकिन अब गियर शिफ्टिंग एज वेल एज क्लच, उसमें क्या सीन है आज की डेट में? क्लच पारस भाई बिल्कुल लाइट है। क्लच लाइट है, हाँ ठीक है। मेरे को जितना हुंडई मारुति की गाड़ियों में क्लच लाइट लगा, मुझे कुछ ना कुछ तो देखो, मेरा अपना मानना है कि मुझे उससे भी 21 ही लगी, इतनी लाइट क्लच है। क्लच लाइट है और गियर शिफ्टिंग एकदम स्मूथ है। रिवर्स गियर में भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 गियर आते हैं जी इसमें। गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ, क्लच भी स्मूथ। इंजन का शोर अंदर तो आ ही नहीं रहा जी, अंदर बिल्कुल नहीं आ रहा। अगर मैं बैठ के देखूं, शीशा बंद करूं, अंदर नहीं आ रहा। और रैप भी करो, वेरी कंट्रोल्ड होगी सर। ये इंप्रूवमेंट हुई है? बिल्कुल इंप्रूवमेंट कब हुई है? मुझे तो लगता है हाल फिलहाल ही होगी, पिछले 2-4 महीनों में कह सकते हैं। अगर बात करें कि आपने अब तक टॉप स्पीड कितनी चलाई? मैंने इसको 120-125 के करीब चलाया। 120-25 चला दिया? हाँ जी, मतलब ज़्यादा नहीं, 2-4 बार ही चलाया है। सही है, रवा करनी भी जरूरी होती है। UR2 अपना गुड़गांव। तो सीएनजी पे इतनी गई दबी नहीं, ऐसा क्योंकि 2 ही बंदे थे। ठीक है। और आपने अगर देखो मैं बताता हूँ, पेट्रोल पे इसमें 3 सिलेंडर इंजन है। अच्छी बात है कि इस बजट में मोस्टली 1 लीटर इंजन आते हैं। ये गाड़ी आपको 1.2 लीटर का इंजन दे रही है। मैक्सिमम पावर पेट्रोल पे चलाने में 85 bhp, टॉर्क 113 Nm। सीएनजी पे कोई कार चलाते हो तो ये सब डिप होता है, तो इसकी मैक्सिमम पावर 75-76 bhp और टॉर्क 97 Nm चली जाती है। जी जी। तो आपने इसको सीएनजी पे भी जो चलाया है उस पे कोई दबना दबाना, मिस आउट होना ऐसा नहीं फील हुआ? बिल्कुल नहीं। रिफाइनमेंट का भी इशू नहीं आया? हाँ जी। पेट्रोल पे कैसी परफॉर्मेंस है? पेट्रोल पे थोड़ा सा और प्लस हो जाती है। जैसे इसको सीएनजी पे स्विच करते हैं ना, तो हल्की सी एक बहुत मध्यम सी आवाज़ आती है आगे से लेफ्ट साइड में। ठीक है। तो मुझे ये लगा, मैंने कहा यार ये क्यों आ रही है? तो फिर मैंने दिखाया, बोले सर ये सीएनजी पे आप किसी भी गाड़ी को जब शिफ्ट करोगे ना तो ये आती है। और वाकई में वो सही कह रहे थे। ठीक। वो बिल्कुल, मतलब आप बड़ा ध्यान से सुनोगे ना तब आपको महसूस होगा, अदरवाइज होगी भी नहीं। तो इंजन को लेके आपका कोई इल विल नहीं है? बिल्कुल भी कोई गिला शिकवा नहीं। ठीक है। माइलेज एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, ऑब्वियस सी बात है सर, इंपॉर्टेंट है सीएनजी कार में। ये कार कितनी देती है? सर सीएनजी पे ये निकाल के दे रही है 25-26 एट प्रेजेंट मुझे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मैं बहुत लाइट चलता हूँ। ठीक है। 25-26 किलोमीटर पर केजी का हाईवे पे माइलेज ले? हाईवे पे है सर। सिटी में? सिटी में आप मानो 20-22 सिटी में जी, 20 का सिटी में, हाईवे पे 25-26 का जी। और वो कह रहे हैं इम्प्रूव हो जाएगी जी। इन गाड़ियों की सर्विस 15,000 किलोमीटर पे होती है। जी जी जी। टाटा की गाड़ी ये वाली 15,000 रुपये किलोमीटर पे सर्विस होती है, इसकी 10 पे नहीं होती। हाँ जी। और क्या पता हम गलत हो, क्या पता 10 पे होती हो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मेरे सर्कल में टियागो थी, उनकी 15,000 रुपये होती। इसमें उन्होंने एक स्टिकर लगाया हुआ है, इस पे दे रखा है सर्विस का डाटा। जो सेकंड सर्विस है ना, ये रखा। सेकंड सर्विस है 7 से 8 हज़ार दिखा रहा है। हाँ, तो वो सेकंड चेकअप 7.5 पे है, तो इसका मतलब इसकी सर्विस 15,000 किलोमीटर पे ही होगी सर। बाकी लोग कमेंट में बता देंगे। 14.5 से 15.5 तीसरी लिखी हुई। हाँ, 15,000 किलोमीटर पे आई एम नॉट रॉन्ग हो जाती है। और पेट्रोल पे आप क्या माइलेज निकाली है अब तक इसकी? सर पेट्रोल पे मैंने इसको ना के बराबर यूज़ किया है। पेट्रोल तो सुंगाना ही है। सुंगाना ही है भाई, हम क्यों लगाएं? सीएनजी लेके भी अगर पेट्रोल पे चलाएंगे फायदा क्या हुआ? देखो यहाँ एक छोटा सा फर्क आता है कि यहाँ आप सेफ तो रह गए, लेकिन माइलेज आपको 25-26 का मिलेगा, जो कि मोर देन इनफ है। राइट। लेकिन मारुति की लेते वहाँ पे सेफ ना रहते, माइलेज मिल जाता 30, 32, 33।
ये होता है सर, शायद उतना नहीं आ पाएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जब 2-3 सर्विस हो जाएंगी ना, तो मेरे पास ये कम से कम मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ 30 के आसपास तो दे ही देगी। मतलब वहाँ पे आप सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज करके माइलेज ले लोगे, या हम यहाँ माइलेज थोड़ी सी डिप हुई है, ज्यादा नहीं, लेकिन सेफ हो आप जी, है ना। इसके टायर साइज है 14 इंच के, 175/65 R14 और अपोलो कंपनी के टायर है। इन टायर की परफॉर्मेंस के बारे में या इनके ठीक है, इम्प्रूव्ड है। देखिए स्टेबल भी मुझे लग रहे हैं, ब्रेकिंग जो है वो भी मुझे ठीक ठाक लग रही है, ब्रेकिंग भी सही है, ये भी है, ABS EBD सब कुछ आता ही है। प्लस 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, तो नीचे लगती तो नहीं कहीं? नहीं, आज तक तो नहीं लगी इस बार किसी बड़े ब्रेकर पे है कुछ। वेरी नाइस सर। सस्पेंशन कैसा है इस कार का? सस्पेंशन ओके है, स्मूथ है। सस्पेंशन ओके है, स्मूथ है। और ये जो फ्रंट हेडलाइट है, अक्सर लोग LED लगवाते हैं आजकल, क्योंकि बेस वेरिएंट्स की लाइट्स अच्छी नहीं आती। आपकी? बस यही बात मैं चाह रहा था, आप कब जिक्र करोगे। हाँ। बिल्कुल भी जो इसकी हेडलाइट है, येलो लाइट है, हेलोजन, वो तो आप ये समझ लो कि जब रात को चलते हो ना, सामने से कुछ आ गया तो ये समझ लो आपने जलानी बंदी कर रखी है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए मैंने नीचे फॉग लैंप लगाए हैं, और उनसे मैंने इसका बल्ब चेंज करने के लिए बोला था, लेकिन उनके पास स्टॉक में नहीं था। मैं इसका ज़रूर चेंज कराऊंगा। बट मैं हेडलाइट LED के पक्ष में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वायरिंग रहती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल जो चैलेंज हो सकता है, तो मुझे येलो पसंद है, ताकि फोगी जब सीज़न आएगा उसमें ये बड़ा मत। बाकी आपका डिसीजन ठीक है, लेकिन आजकल LED लाइट सिर्फ कपलर टू कपलर फिट वाली आती है। उन छोटी सी लाइट के अंदर ही सारी चीज होती है, जिसे रिले विले की जरूरत नहीं होती। वैसे बता रहा हूँ, मेरे को लगा कि मैं नहीं, पसंद नहीं आपने, सही किया। LED वैसे भी सामने वाले को अंधा ही रखती है। ये भी बात ठीक है। अगर बात करें एक दो चीजें और की, जैसे सीट्स एंड कंफर्ट 5 लोगों के लिए कैसा है? फ्रंट तो चलो दोनों के लिए ठीक है, हमारे लिए सीट भी सेट है। आपने लंबी कार अब तक कितनी चलाई? मैंने इसको चलाया है लंबा 160-70 किलोमीटर एक दिन के अंदर। हाँ। तो कैसे थके घर पे आके? कह सकते हैं थोड़ा थकावट होती है। थोड़ा थकावट होती है, लेकिन मैनेजेबल रहता है। मैनेजेबल है, ठीक है। आप पीछे इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं या 2 ही? देखो 2 बैठ जाएंगे, तीसरा तो फिर एडजस्ट होएगा। एडजस्ट है। आप और मैं पीछे बैठते, देखो फ्रंट का सभी को पता है, पहले आप सर फिर मैं देख पा रहा हूँ इसमें छोटा सा हम्प है, पीछे छोटा सा हम्प है, और हमने ये देख रहा है कि फ्रंट वालों की तो एडजस्टमेंट हो ही जाती है। ये आपके एडजस्टेबल है, रियर वाले एडजस्टेबल नहीं है। ये कुछ हमें थाई सपोर्ट मिल रहा है जी, और ये कुछ हमें रिक्लाइन एंगल मिल रहा है। मतलब इट्स क्वाइट गुड, ना बुरा है, सफिशिएंट है, ना बहुत अच्छा है, लेकिन मजेदार है। जी जी, मतलब कोई डेफिनेशन में दे नहीं पा रहा। कहने का मतलब ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जी जी, 4 लोगों के लिए अच्छी है। अगर आपकी फैमिली 4 लोगों की है तो हम आपको ट्रबल होने नहीं वाला। लेग रूम भी मिल गया। मेरी हाइट के हिसाब से अभी मैंने 5'10" हाइट है। मतलब अगर आप 5'10" के इंसान हो ना, तो ये तो बहुत सही है। बिल्कुल सही। 6 फुट प्लस चले जाते हो तो थोड़ा सा चैलेंजिंग आपके लिए हो सकता है जी। बहुत बढ़िया है सर। उसके अलावा AC ने कैसा परफॉर्म किया? भैया पारस, AC ने तो दिल जीत लिया, कसम से सही में। क्योंकि मारुति कार कोई लेता है ना, मेरे घरों में भी है, मेरे पास भी है, वहाँ AC एक चैलेंजिंग फैक्टर हो जाता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इससे जो अपर सेगमेंट की गाड़ियाँ है ना, उसकी टक्कर का AC है। फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 1.2 लीटर इंजन, जैसे वैगनार एक बॉक्सी कार है जी जी, उसका AC फेल हो जाता है गर्मियों में। हाँ जी, 1 लीटर वाली वैगनार का AC अच्छे से काम नहीं करता। स्टीयरिंग फीडबैक और दो सर आप मुझे इसका। स्टीयरिंग फीडबैक इसका मैं आपको ये कहूँगा, जैसा इनिशियली 50-60 की स्पीड पे कंट्रोल रहता है, तो अगर इसको हम 80-100-120 तक भी भगाते हैं तो कंट्रोल ऐसा लगता नहीं कि कंट्रोल से बाहर है। ये वैसे बहुत लाइट है, लाइट स्टीयरिंग है। मतलब मैं तो खड़ी में ही घुमाया है। स्टीयरिंग इज़ वेरी लाइट, और उसके अलावा आप कह रहे हो कि 100-120 तक भी स्टेबल और कंट्रोल रहता है। बिल्कुल। बॉडी रोल है इस कार के अंदर? नहीं सर, मुझे नहीं लगा। ठीक, बाकी ठीक है। इसके अंदर एक बार सबको इसका प्यारा सा इंटीरियर दिखा दो कि इंटीरियर का कंट्रास्ट बहुत अच्छा है, और इसमें इंटीरियर ऑल ओवर बहुत अच्छा है जी। अब इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद मुझे एक कंक्लूजन चाहिए आपसे, लेकिन कंक्लूजन सुनने से पहले जाओ जी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जसबीर जी का धन्यवाद करो जिन्होंने नई कार ली और उसके बारे में हमें डिटेल में अच्छे से बताया। तो सर इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद अब तो एक फाइनल बात बता दो कि नई टाटा टियागो CNG को लेकर सुखी हो या दुखी, सज़ा मिली या मज़ा, सबको क्या सलाह दोगे? पैसे हैं इस पे लगाएं या कहीं और जाएं? पारस भाई,
सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो इंडिया में लोग है ना, उसमें आप और मैं हम सभी आ गए, हम थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें खरीदने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। बिल्कुल सर। अगर बजट थोड़ा टाइट है या कम से कम पैसे में आप सीएनजी गाड़ी चाहते हो और सुकून चाहते हो, तो मुझे लग रहा है कि आंख बंद करके आप इसके साथ जा सकते हो। और इम्प्रूवमेंट हो तो इस कार में क्या क्या हो? हाँ, मैं इम्प्रूवमेंट की एक तो ये हेडलाइट इम्प्रूव होनी चाहिए। कंपनी से कहूँगा टाटा भाई साहब ऐसी दे दो कि रात को अगर जलाएं तो आगे विजिबल हो। ठीक है। और सर दूसरा, एक पावर विंडो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसके अंदर कम से कम फ्रंट तो दो पावर विंडो देनी चाहिए। 10-5 हज़ार बढ़ा के दे दो भाई। हाँ, आपका दिल से धन्यवाद समय देने के लिए। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को एंड तक देखा। हम आपके लिए अब एक चेन चला रहे हैं कि आपके बजट में बेस्ट कार कौन सी हो सकती है जी। तो 5 लाख वाली तो आज पता लग गई। अब बाकी के बजट में आगे चलते जाएंगे। तो पूरी सीरीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपना ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हो तो हमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पे हेलो हाय करो, हम आपके साथ भी वीडियो शूट करेंगे। थैंक यू पाजी दूसरी बार।